Hello everyone, my name is Asha Gosai and today I am going to explain World After 1945 chapter number 6 standard 9. वर्ल्ड आफ्टर 1945 को समझने से पहले हम वर्ल्ड बिफोर 1945 का वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू भी समझेंगे। कॉज जो इवेंट्स होती है वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेवेंट होती है। जब तक हम बिफोर नहीं समझेंगे तब तक आफ्टर नहीं समझ पाएंगे। ओके, देन कोल्ड वॉर एंड क्यूबन क्राइसिस भी हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो हियर यू कैन सी ये जो मैप है 1914 का है, जो वर्ल्ड वॉर वन के पहले का है। ओके, वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ? तो 1942 1919। ओके, ये जो टाइम पीरियड है उसमें वर्ल्ड वॉर वन हुआ, बट ये जो मैप है वो वर्ल्ड वॉर वन से पहले का है। यू कैन सी हियर कि उस वक्त जो कंट्रीज थी वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने में लगी हुई थी। जो भी डेवलप्ड कंट्री थी वो दूसरी कंट्री पे अपना टेरिटरी बसा लेती थी, अपना कॉलोनीज बसा लेती थी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा ग्रेट ब्रिटेन है, बट उसने अपनी कॉलोनीज कहाँ कहाँ पे लगा रखी थी? कनाडा की कुछ कंट्रीज हो गई, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हो गई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और न्यूजीलैंड, वो सारी जगह पे उसने अपनी कॉलोनीज बसा रखी थी। ओके, सेम आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रांस है, छोटा सा फ्रांस है, बट उसने भी बहुत सारी जगह पे अपनी टेरिटरी बसा रखी थी, अपनी कॉलोनीज बसा रखी थी, जैसे कि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हो गई। ओके, राइट। सो देन व्हाट हैपन कि ये जो कंट्रीज थी वो उस वक्त क्या था ना कि एक दूसरे के साथ ट्रीटीज करती थी, सीक्रेट ट्रीटीज। मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटी होती थी वो तीसरी कंट्री को नहीं पता होता था कि इन दोनों के बीच में कोई ट्रीटी है। वो ट्रीटी कुछ इस तरह से होती थी कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो हम हेल्प करेंगे, और अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो आप हेल्प करोगे, राइट। सो इस तरह से कुछ सीक्रेट ट्रीटीज होती थी। वही रीजन बना वर्ल्ड वॉर टू का। अभी वर्ल्ड वॉर टू इमर्ज कहाँ से हुआ, इमीडिएट कोज कहाँ क्या क्या था वो देखेंगे हम। हियर यू कैन सी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया, दो कंट्रीज के बीच में जो मामला था वो पूरा फैलते हुए पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, एंड देन वर्ल्ड वॉर वन हो जाता है। जो इमीडिएट कोज था कि ऑस्ट्रिया हंगरी का बनने वाला राजा था, क्या था? बनने वाला राजा था, उसका नाम था फ्रांस फर्डिनांड। जो फ्रांस फर्डिनांड था वो अपनी वाइफ के साथ सर्बिया में जाता है। सर्बिया में उसको शूट कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, कोई एक ग्रुप ने उसको मार दिया। ओके, सो थिंक अबाउट कि अगर अभी का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री में जाए और उनको मार दिया जाए, उनको शूट कर दिया जाए, तो कितना बवाल मचेगा। बिल्कुल उसी तरह उस वक्त भी बवाल मचा, और उन्होंने जो ऑस्ट्रिया हंगरी था उन्होंने गुस्से में आकर सर्बिया पे अटैक करने का तय कर लिया। ओके, तब सर्बिया जाता है रशिया के पास, रशिया को बोलता है कि ट्रीटी के तहत भी हमारी हेल्प करो। तब रशिया उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जाता है जर्मनी के पास कि भाई हमारी हेल्प करो, हम सर्बिया में हमारे राजा को मार दिया गया है। ओके, सो यह आप देख सकते हो कि दो कंट्री, पहले कौन थी? ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया के बीच का जो प्रॉब्लम था अभी बढ़ते हुए क्या हो गया? फोर कंट्रीज के बीच में हो गया। फिर वैसे ही एक्सपेंड होते होते पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। ये यू कैन सी, आप ऐसे देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से की हालत थी हमारी वर्ल्ड की। जो ग्रीन नेशंस थे वो अलाइड पावर्स कहलाए, ग्रीन कलर में जो नेशंस दिख रहे हैं वो सारे अलाइड पावर्स कहलाए। वो किसके साथ थे? सर्बिया के साथ, रशिया के साथ। ओके, एंड जो ऑरेंज कलर की कंट्रीज दिख रही है आपको, वो सारी सेंट्रल पावर्स कहलाई। वो थी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। ओके, फाइनली एंड ओके ओके यू कैन सी हियर ग्रे कलर में भी कुछ कंट्रीज देख सकते हो। वो क्या है? तो वो न्यूट्रल थी, वो नहीं चाहती थी किसी भी वॉर में जुड़ना। आपको जो भी करना है करो, जिसके ऊपर भी वॉर करना है करो, जिसके साथ लड़ना है लड़ो, भाई हम तो अकेले ही अच्छे। तो वो तो न्यूट्रल कंट्रीज थी, वो किसी भी वॉर में जुड़ना नहीं चाहती थी, राइट। सो फाइनली जो जर्मनी है उसको हरा दिया जाता है, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा दिया जाता है, जो सेंट्रल पावर्स को। ओके, एंड सेंट्रल पावर्स को हरा दिया जाता है, एंड फिर सारा का सारा ब्लेम डाला जाता है जो जर्मनी के लीडर है उसके ऊपर। ये यू कैन सी जर्मनी का जो लीडर है उसका मुंह कैसे नीचा है, और ये यू कैन सी जो अलाइड पावर्स थी वो उसके लीडर से
जो अपना मुँह ऊपर करके बैठे हुए हैं। ओके, यहाँ पे जर्मनी अकेला है। तो जर्मनी के ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाल दिया जाता है कि ब आपकी वजह से ही ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और आपको ये कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा और कुछ ट्रीटी करवाई जाती है उनके पास कि आप क्या आर्मी नहीं रख सकते वगैरह, कुछ एक कंट्री के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, वैसी ट्रीटी उनके साथ करवाई जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलाइड पावर्स और यहाँ पे अकेला जर्मनी, जर्मनी के पास बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करवाई जाती है और सारा का सारा ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाला जाता है। और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से उन उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, जर्मनी के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और वहाँ पे उनको बोला जाता है कि आपको कंपनसेशन भरना पड़ेगा यानी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसका नुकसान भरपाई करना पड़ेगा आपको, राइट? सो उसी वजह से फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगा। यू कैन सी हियर कि उस वक़्त जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उसी वक़्त एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है, ये बंदा जर्मनी की ओर से लड़ा था, जर्मनी के अंदर सोल्जर था और हियर यू कैन सी ये जो ब्रिटिशर था, ब्रिटिश ऑफिसर था, ओके? ये जर्मनी के इस बंदे को जाने देता है, जर्मनी का ये बंदा था, वो उसको गोली लगी हुई थी, वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसको बहुत ही बुरी हालत में था, ओके? एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो उसको जाने देता है, छोड़ देता है, उसको मारता नहीं है, उसके पास गोली थी बट वो मारता नहीं है, वो जाने देता है। वो बोलता है कि अभी वैसे भी वो बुरी हालत में है, उसको क्या मारना, ये वैसे भी अपनी बंदूक उठाने के लायक भी नहीं है, छोड़ दो उसको। और वो उसको छोड़ देता है और वही आगे जाके बनता है वर्ल्ड वॉर 2 का रीज़न, वही बनता है हिटलर, ओके? तो फिर हिटलर ने नाज़ी पक्ष अपना स्थापित कर लिया और जर्मनी पे रूल पे आ गया। जब वो जर्मनी पे रूल पे आ गया, फिर उसने क्या किया कि जो यहूदीज़ थे, अपनी जो जर्मनी के अंदर यहूदीज़ थे, वो मानने लगा कि यहूदीज़ की वजह से ही हमारा कंट्री हारा है। सो यहूदीज़ को पकड़-पकड़ के उसने मारना स्टार्ट कर दिया, जिनोसाइड कर दिया, पूरा उनको कत्लेआम कर दिया सारे यहूदीज़ को पकड़-पकड़ के, ओके? एंड फिर क्या किया कि आसपास की कंट्री की तरफ मुड़ा और आसपास की कंट्री को भी मतलब वॉर घोषित करने लगा और वॉर करने लगा आसपास की कंट्री के साथ, ओके? सो जब रशिया के ऊपर और फ्रांस के ऊपर वॉर स्टार्ट किया, तब जाके क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। अलाइड पावर्स, एक्सिस पावर्स एक तरफ हो जाते हैं, अलाइड पावर्स एक तरफ हो जाते हैं। एक्सिस पावर यानी कि यहाँ पे यू कैन सी हियर जो येलो कलर में सारी कंट्रीज़ हैं, वो अलाइड पावर्स हैं एंड रेड कलर की जो कंट्रीज़ हैं, वो सारे एक्सिस पावर कहलाए, वो जर्मनी के साथ थे, ओके? रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर अलाइड पावर्स, ओके? यहाँ पर जापान भी देख सकते हो, वहाँ जापान भी उस वक़्त एक्सिस पावर के साथ था, राइट? तो जापान यहाँ पे चाइना पे अटैक कर रहा था और यहाँ पे जर्मनी तबाही मचाया हुआ था सारी जगह पे, फ्रांस, रशिया वह सारी जगह पे उसने वॉर कर रहा था, ओके? तो फिर फाइनली अमेरिका ने आके लास्ट में अमेरिका ने एंट्री मारी और फिर यहाँ पे जर्मनी को तो बिठा दिया, आसपास फ्रांस ने, इस तरफ फ्रांस ने अटैक किया और इस तरफ से रशिया ने अटैक किया। दोनों ने जर्मनी को बिठा दिया, जर्मनी को हरा दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने जाके यहाँ पे जापान पे क्या किया कि बॉम्ब गिरा दिए, ओके? न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के, आपको पता होगा ये जो हिरोशिमा एंड नागासाकी का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब्स गिरा के उसको तबाह कर दिया जापान को, ओके? ऐसे जापान को भी चुप कर दिया, राइट? सो उस वक्त भी एक्सिस पावर था वो हार गया एंड अलाइड पावर्स था वो जीत गया, ओके? ऐसे हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत तबाही हुई थी, इवन कि सिविलियंस को भी मारा गया था। मतलब पूरा जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें पूरी की पूरी कंट्रीज जुड़ी हुई थी, पूरी की पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ था। उसमें इवन कि सिविलियंस को भी मारा जाता था, वुमेन्स के ऊपर भी नया नहीं दया करी जाती थी, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, वो सारी सब सब लोगों को मारा जाता था, जिनोसाइड होता था। मतलब बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। फिर हियर यू कैन सी जो जापान और हिरोशिमा, जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया था, ऊपर तक धुआं उठा था, बहुत दूर दूर तक लोग देख सकते थे, वो धुआं उठा हुआ देख सकते थे, ओके? ये तबाही मची हुई थी ऐसे जापान में, ये एटम बॉम्ब की वजह से,
ओके। वर्ल्ड वॉर टू, ये कुछ फोटोज़ मैंने वर्ल्ड वॉर टू के लगाए हुए हैं। ओके। देन हम आते हैं चैप्टर पे, हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है उसके अंदर जो है उसी के ऊपर आते हैं। ओके। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर था, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर था, बहुत ही बुरी तरीके से लड़ा हुआ था वॉर। ओके। फिर जो वर्ल्ड वॉर वन होता था, वो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया गया था। ओके। वर्ल्ड वॉर वन के बाद एंड वर्ल्ड वॉर टू के बिफोर, वर्ल्ड वॉर टू के पहले किया था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन क्या था? बेसिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के लीडर ने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था कि अगर कोई वॉर होता है, अगर कोई दो कंट्री के बीच में वॉर जैसी स्थिति बनती है, तो उसको वॉर से ना सुलझाया जाए, बट बल्कि चाय के साथ सुलझाया जाए, यानी कि बैठ करके उसका सॉल्यूशन लाया जाए, ना कि वॉर हो। क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सारा जो नुकसान गया था, लोगों का, लोग मारे गए थे, उसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते थे कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। सो उसी की वजह से उन लोगों ने ऐसे लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया। बट उसमें क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर सो जो लीग ऑफ नेशन था, उसमें बहुत जो कंट्रीज़ थी, बड़ी कंट्रीज़ थी, जैसे कि अमेरिका हो गया, वो सारी कंट्रीज़ नहीं जुड़ी हुई थी। उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर जो लीग ऑफ नेशन है वो फैल जाता है। इट फेल्स इन 1939। 1939 में लीग ऑफ नेशन फेल हो गया एंड वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट हो गया। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, फिर वंस अगेन, फिर से अगेन यूनाइटेड स्टेट्स को सॉरी यूनाइटेड नेशन को और सॉरी सो यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। ओके। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि सबके अंदर पीस हार्मनी बनी बनी रहे, पीस एंड सबके इंडिपेंडेंस का प्रोटेक्शन हो, उसी की वजह से ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया। उसमें अमेरिका, वो सब, रशिया, सारी कंट्रीज उसमें फिर जुड़ गई। ओके। सो जो भी वो यूनाइटेड नेशन बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, वही रीज़न था जो लीग ऑफ नेशन का जो लीग ऑफ नेशन जिसके लिए बनाया गया था, बिल्कुल वही रीज़न के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया कि जो भी अगर दोनों के बीच, दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कुछ भी वॉर जैसी स्थिति हो बनती है, तो वॉर के साथ नहीं बल्कि चाय के साथ सुलझाया जाए, यानी कि बैठ करके दो नेशन बैठ करके उसको सुलझाए, उसी के लिए बनाया गया था ये यूनाइटेड नेशन। ओके। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स क्या थे, उसमें क्या लिखा हुआ था? ओके। क्या था उसका मोटिव, क्या था? तो वो था कि जो यूनाइटेड नेशन है वो सबकी पीस के लिए काम करेगा, डिस्टर्ब्ड पीस एंड सरप्राइज एक्ट ऑफ अग्रेशन। ओके। जो एलिमिनेट करेगा जो डिस्टर्ब पीस को डिस्टर्ब करता है, वो सारी चीज़ को वो सारी रीज़न को एलिमिनेट करेगा एंड एक्ट ऑफ अग्रेशन को, जो भी एक्ट ऑफ अग्रेशन होता है उसको सप्रेस करेगा, राइट। ओके। सन एंड वो क्या करेगा कि जो दो कंट्रीज़ है उसके बीच में फ्रेंडली रिलेशन बना रहे, राइट। दो कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा ना हो, एनिमीज ना बने, बट फ्रेंड फ्रेंड बने। ओके। फ्रेंडली रिलेशन बना रहे, उसी के लिए वो काम करता था यूनाइटेड नेशन। एंड इकोनॉमिकल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सके विथ यूएन इंटरवेंशन। यूएन की इंटरवेंशन से इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। ओके। और चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, रिलीजन से, उस रिलीजन से हो, उसकी चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जेंडर हो, बट सबका बेसिक फ्रीडम मिले, सबको बेसिक फ्रीडम मिले, सबको ह्यूमन राइट्स मिले, उसी के लिए ये काम करेगा यूनाइटेड नेशन। वो एक तरीके से सेंट्रल बॉडी थी जो हार्मनी के लिए काम करेगा बिटवीन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट नेशन। तो अलग अलग नेशंस है, उसके बीच में हार्मनी बनी बनी रहे, उसी के लिए काम करेगा। ओके। सो यू कैन सी हियर जो मैंने बोला था कि जो वर्ल्ड वॉर टू था उसमें जर्मनी हार गया, राइट। तो जर्मनी हार गया था, ये पूरा जर्मनी का मैप है। जब जर्मनी हार गया था
तो उसको पूरा डिवाइड कर दिया गया था, राइट? उसको पूरा मतलब एक तरीके से उसको ब्रेक कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, वो दे दिया गया रशिया को। ओके, जर्मनी का एक पार्ट रशिया को मिल गया, एक पार्ट जो था वो ब्रिटिशर यानी कि यूके, ओके, यूके को मिला। एक तरफ का पार्ट था वो अमेरिका को मिला, और इस तरफ का जो पार्ट था, फ्रांस के पास वाला जो पार्ट था, वो सारा फ्रांस को मिल गया, राइट? इस तरीके से उसके पार्टीशन कर दिया गया जर्मनी का। ओके, सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको पता है कि 1947 टू 1991, वो टाइम पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज़ को आज़ादी मिल गई थी। यहाँ पे आप हमारा इंडिया ही ले सकते हो। ओके, सो बहुत सारी कंट्रीज़ को आज़ादी मिल गई थी, राइट? सो उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जो टाइम पीरियड है 1947 टू 1991, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, वो मतलब पूरा वर्ल्ड था वो थ्री वर्ल्ड ऑर्डर में बट गया था। ओके, सो हियर यू कैन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, वो दो जो थी वो एमर्ज्ड होके आई थी सुपर पावर के तरीके से। ओके, तो ये जो दो सुपर पावर्स के तरीके से जो एमर्ज्ड हुए थे, वो एक सारी कंट्रीज को अपनी तरफ खींचने का काम करती थी। मतलब कौन सी कंट्रीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उसके साथ रहते हैं, ऐसे खींचने की काम करते थे। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे जो ब्लू कलर में है वो सारे यूएसए के साथ थे, और ये जो कलर में है वो सारे यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन के साथ थी। ओके, एंड आप यहाँ पे एक अलग कलर्स के नेशंस देख रहे हो, वो सारे कलर्स थे थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर। यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, फर्स्ट वर्ल्ड बोला गया, यूएसएसआर के साथ जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड बोला गया, और यहाँ पे जो थे वो थर्ड वर्ल्ड बोला गया। क्यों थर्ड वर्ल्ड? वो किसके साथ थे? वो किसी के साथ नहीं थे, वो न्यूट्रल्स थे। वो न्यूट्रल थे, वो बोले कि ना तो हमारा यूएसए अमीर एनिमी है, ना तो वो हमारा दुश्मन है, ना तो ये हमारा दुश्मन है, यूएसएसआर हमारा दुश्मन है। ना तो यूएसए हमारा फ्रेंड है, ना तो यूएसएसआर हमारा अकेला फ्रेंड है। दोनों हमारे फ्रेंड है, और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ओके, तो मतलब वो न्यूट्रल थे, वो किसी के साथ जुड़ना नहीं था चाहते थे। ओके, तो ऐसे थ्री वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा वर्ल्ड बट गया था। यूएसए के साथ थे वो फर्स्ट वर्ल्ड, यूएसएसआर के साथ थे वो सेकंड वर्ल्ड, एंड जो न्यूट्रल थे वो थर्ड वर्ल्ड। ओके, फिर स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर। यहाँ पे जो दो जो दो सुपर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर, वो सारी कंट्रीज को अपनी ओर खींचने का काम करती थी। उसी की वजह से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया का मैप है, यहाँ पे अमेरिका का मैप है। ओके, सो कोल्ड वॉर 1945 टू 1962 का जो टाइम पीरियड है उसी को बोला गया कोल्ड वॉर। ओके, अमेरिका एंड रशिया, वो फ्रांस एंड इंग्लैंड की जगह पे वो लोग अभी बन जाते हैं सुपर पावर। पहले क्या था, फ्रांस एंड इंग्लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी था ना। यहाँ पे आप फर्स्ट मैंने बताया था, बताया हुआ था, यहाँ पे दिखाया था, मैप तक दिखाया था कि जो अमेरिका है, अमेरिका यानी कि यह ग्रेट ब्रिटेन है, वो उसने बहुत सारी जगह पे अपनी टेरिटरी बसा रखी थी, अपना अपना कॉलोनीज बसा रखी थी। फ्रांस ने भी बहुत सारी जगह पे अपनी टेरिटरी बसा रखी थी, अपनी कॉलोनीज बसा रखी थी। यानी कि वो दोनों का दबदबा था, वो ही बोला जाता था, उनको ही बोला जाता था सुपर पावर। अभी उनका डिक्लाइन हो गया, वर्ल्ड वॉर टू के बाद उनका डिक्लाइन हो गया, एंड रशिया एंड अमेरिका जो है वो उभर के आया एज अ सुपर पावर। ओके, सो देन क्या हुआ कि जो मेरी फ्रांस एंड इंग्लैंड था वो सुपर पावर की रेस से आउट हो गए, एंड अमेरिका एंड रशिया था वो सुपर पावर्स बन गए। अमेरिका एंड इंग्लैंड जो था वो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, रशियन का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो वो सपोर्ट करता था, रशिया कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, एंड
जो अमेरिका था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। ओके, रशियन एडमिनिस्ट्रेशन में उस वक्त कुछ चेंजेस आए एंड वो सपोर्ट करने लगा अभी कम्युनिज्म को। एंड जो अमेरिका था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। सो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये अमेरिका एंड इंग्लैंड था वो रशिया से अलग हो गया। पहले दोनों सब साथ में मिलके लड़े थे जर्मनी के खिलाफ। नाउ अभी वो अलग हो जाते हैं, अमेरिका एंड इंग्लैंड। द पावर, अभी जो पावर था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया किसके बीच में, अमेरिका एंड रशिया के बीच में। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर मैंने दिखाया था आपको वो, कि एक फर्स्ट वर्ल्ड जो अमेरिका के साथ था एंड सेकंड वर्ल्ड जो अभी रशिया के साथ था। ओके, सो तो ऐसे बाइपोलर दो पोल के बीच में बट गया था पूरा वर्ल्ड। सो उसी टाइम पीरियड को बोला गया बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, एक्स तो ये जो दो पावर ब्लॉक्स थे उनके बीच में एक्सट्रीमली टेंस रिलेशन बन गए। ओके, अभी वो टेंस रिलेशन बन गए थे। दोनों एक दूसरे की कंपटीशन करने में लगे हुए थे, कितने से ज़्यादा कंट्रीज उनके साथ जुड़ती है और कितनी सारी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उनके साथ जुड़ती है। ओके, सो इसी तरह से जो टेंस रिलेशन थे उन्हीं को बोला गया कोल्ड वॉर। ओके, सो अभी हम बात करेंगे जो वर्ल्ड वॉर टू था उसमें जो कंट्रीज जीत गई थी वो उसी की बात करेंगे हम कि उसमें क्या हुआ। तो अमेरिका एंड रशिया जो था वो एक साथ लड़ा था नाजी जर्मनी के अगेंस्ट। ओके, एंड जो फासिस्ट इटली था उसके अगेंस्ट लड़ा था, अमेरिका एंड रशिया साथ मिलके लड़ा था। नाउ अभी क्या होता है, टू राइवल ब्लॉक्स, ओके, एमर्ज्ड हो जाते हैं। टू राइवल ब्लॉक्स एंड मिलिट्री पावर्स के रूप में एमर्ज होते हैं। ओके, दोनों अलग बट जाते हैं, टू राइवल ब्लॉक्स बन जाते हैं। राइट, सो ब्रिटेन एंड फ्रांस यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रिटेन एंड फ्रांस अपना जो स्टेटस था ग्रेट पावर का वो गवा चुके थे, वो खो चुके थे, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड वॉर टू था उसमें बहुत ही बुरी तरीके से उनका रुइनेशन हुआ था, टेरेबल रुइनेशन हुआ था, उनका बहुत ही लॉस किया था। सो उसी वजह से उनका जो ग्रेट पावर का जो स्टेटस था वो खो चुके थे ब्रिटेन एंड फ्रांस। जर्मनी, इटली एंड जापान, नाउ जो जर्मनी, इटली एंड जापान जो हार गए थे, वाज नॉट ओनली लॉस द वॉर, वो उन्होंने सिर्फ अपना वॉर में ही नहीं हारे थे, बट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली भी उनको बहुत ही रूइन कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। राइट, सो रशिया ने कैप्चर्ड कर लिया जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट, वो मैंने दिखाया था आपको मैप में कि कैसे जर्मनी के टुकड़े कर दिए गए। एंड रशिया ने एक पार्ट रशिया ने कैप्चर कर लिया, एक तरफ से एक तरीके से अमेरिका एंड फ्रांस। ओके, इन लोगों ने कैसे कैप्चर कर लिया गया था, कर लिया था। ओके, ना रशिया ने क्या किया, जब रशिया जीत गया, रशिया ने क्या किया, उसके आसपास के जो कंट्रीज थे, जैसे कि जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट हो गया, फिर अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, हंगरी, युगोस्लोविकिया, चेकोस्लोविकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, बाल्टिक स्टेट्स, वो सारी कंट्रीज को कैप्चर्ड कर लिया। मैं यहाँ पे आपको मैप दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे है रशिया, रशिया ने क्या किया कि यहाँ पे यू कैन सी हियर पोलैंड, जर्मनी। ओके, जर्मनी का ये जो ईस्टर्न पार्ट है वो, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, युगोस्लोविकिया, ये सारी कंट्रीज जो थी छोटी छोटी कंट्रीज, उनको क्या किया, कैप्चर कर लिया। पहले तो कैप्चर कर लिया, फिर वहाँ की जो पावर थी, सॉरी रिस्पेक्टिव पार्टीज थी, उनको उनका पावर दे दिया गया। ओके, सो क्या उस वक्त ऐसे ऐसे क्यों किया उसने, तो उस वक्त जो पार्टीज थी जो रशिया को सपोर्ट करेगी वो ही पार्टी को उनको दे दिया गया पावर, सो दैट वो अभी रशिया के साथ कहलाए। ओके, देन बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, अभी क्या किया उसने, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट ये कर दिया। और जो अमेरिका था, अमेरिका ने जब उस वक्त जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। ओके, तो वो उनकी मोनोपोली बन गई थी कि अभी सिर्फ अमेरिका के पास जो है न्यूक्लियर पावर है, तो उसको ब्रेक कर दिया, उसको चैलेंज कर दिया रशिया ने बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। उसने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके ऐसे अमेरिका को चैलेंज किया कि भाई आपके पास ही सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, हमारे पास भी है
न्यूक्लियर पावर, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। ओके, एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एस्टेब्लिश्ड। जो ईस्टर्न यूरोप था उसकी जो कुछ कंट्रीज थी वो लिबर्टाइज्ड हुई थी ब्रिटिश एंड अमेरिकन फोर्स की ओर से। जिनको फ्रीडम मिला था वो सारी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम एमर्ज होने लगी। ओके, डेमोक्रेटिक सिस्टम एमर्ज होने लगी। नाउ क्या हुआ, आर्मी ग्रुप्स, मैंने कोल्ड वॉर की वजह से सारी आर्मी ग्रुप्स बनने लगे, ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। यानी कि दो नेशन अमेरिका एंड रशिया दोनों ने क्या किया कि एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे कि जो कंट्रीज उनके साथ सपोर्ट करे उनका एक ग्रुप बनाने लगे, राइट। तो सो दैट कि वो उनके साथ रहे, ना कि राइवल पार्टी के साथ मिले। ओके, सो अमेरिका नहीं चाहता था कि बाकी सब कंट्रीज रशिया के साथ मिल जाए, रशिया को सपोर्ट करे, और रशिया नहीं चाहता था कि बाकी सब कंट्री अमेरिका को सपोर्ट करे। उसी की वजह से ये आर्मी ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए। सो most important aspect of the conflict of ideology was mutual distrust and sense of doubt on the intention of rival groups। rival groups के intention पे ट्रस्ट नहीं था उनको। ओके, एंड सेंस ऑफ डाउट, मतलब उनको डाउट था कि मे बी ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। ओके, तो उसी की वजह से ये वही रीज़न बना ये आर्मी ग्रुप्स बनाने का। ओके, बोथ द पावर एस्टेब्लिश्ड देयर ओन मिलिट्री बेसिस। सबने बोथ द मिलिट्री, जो दोनों पावर थे उन्होंने अपना ओन मिलिट्री बेस स्थापित कर दिया। ओके, सो ये यू कैन सी नाटो। नाटो आप देख सकते हो, नाटो का फुल फॉर्म था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नाम से ही देख सकते हो कि नॉर्थ अटलांटिक के कुछ रीजन थे, मतलब जो उनके जो देश थे, कंट्रीज थे, उनको मिला के एक ट्रीटी कर दी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, उनको ही बोला गया नाटो। ओके, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बना था, अमेरिका ने उसको प्रमोट किया था, बनाने के लिए इंस्पायर किया था। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, एक मैप दिख रहा है, जो ब्लू कलर की कंट्रीज है वो सारे नाटो में मिले हुए हैं। ओके, नाटो ऑर्गेनाइजेशन, नाटो ट्रीटी से जुड़े हुए हैं वो सारे ब्लू कलर की कंट्रीज जो हैं वो। ओके, फिर बना सियाटो। सियाटो बना, सियाटो मीन्स क्या, तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी साउथ ईस्ट एशिया को लेके, साउथ ईस्ट एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया। ओके, सो उसको क्यों क्यों बनाया गया कि रशियन कम्युनिज्म से बचाने के लिए। रशिया किसको फॉलो करता था, कम्युनिज्म को। ओके, तो उसी से बचाने के लिए, रशिया उसको कैप्चर ना कर ले, उसी की वजह से उन्होंने अमेरिका एंड इंग्लैंड ने ये एस्टेब्लिश किया सियाटो। ओके, फिर वर्सो पैक्ट। वर्सो पैक्ट किसने एस्टेब्लिश किया, रशिया ने। ओके, फिर रशिया ने वर्सो पैक्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट किया, कि जिसका नाम था वर्सो पैक्ट, और वो अगेंस्ट था सियाटो के। ओके, सियाटो ने जो बनाया ग्रुप, उसी के अगेंस्ट जो रशिया था उसने वर्सो पैक्ट बना लिया। ओके, नाउ सेंटो। सेंटो यानी इसको बागबाद ट्रीटी भी कहा जाता है। ओके, सो ये ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश्ड किया था अरब कंट्रीज ने, राइट। सॉरी, इंग्लैंड ने एस्टेब्लिश्ड किया था अरब कंट्रीज को मिला के सेंटो। बट बाद में क्या हुआ कि अमेरिका ने उसको टूक ओवर कर लिया, अमेरिका ने उसकी लीडरशिप ले ली। ओके, फर्स्ट इंग्लैंड ने बनाया था एंड देन अमेरिका उसका लीडरशिप ले लेता है सेंटो का। ओके, तो यहाँ पे अपने कौन सा देखा ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट तो देखा नाटो। नाटो को अमेरिका की इंस्पिरेशन से बना हुआ था, और नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज को मिला के बना हुआ था। ओके, नेक्स्ट था सेटो। सेटो क्यों बनाया गया था, ईस्टर्न रशिया की कम्युनिज्म से बचाने के लिए इंग्लैंड ने एस्टेब्लिश किया था, जो साउथ ईस्ट एशिया को मिला के बना हुआ था। फिर वर्सो पैक्ट बनता है, वो सियाटो के अगेंस्ट बनता है, सियाटो के अगेंस्ट। फिर बनता है सेंटो। सेंटो क्या था,
सैंटो जो बनाया था वो इंग्लैंड ने बनाया था, बाद में उसका टुक ओवर कर लिया था अमेरिका ने, वो अरब कंट्रीज से बना हुआ था। ओके, नाउ देखेंगे हम आर्मेंट एंड डिसआर्मेंट। आर्मेंट क्या था एंड डिसआर्मेंट क्या था। ओके, और कैसे हुआ आर्मेंट एंड डिसआर्मेंट। सो जब कोल्ड वॉर हुआ था तो कम एक तरीके से कंपटीशन हो गया था दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों सुपर पावर्स के बीच में। कौन से सुपर पावर्स, अभी तो आपको याद होना चाहिए, अमेरिका एंड रशिया। सो अमेरिका एंड रशिया के जो कंपटीशन, दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो गया था, उसी की वजह से आर्मेंट स्टार्ट हो गया। ओके, सो अपना जो डोमिनेंस स्थापित करने के लिए आर्म एंड रेस रेस को हाई प्रायोरिटी दिया गया कि सब सब कंट्रीज पे अपना डोमिनेंस स्थापित रहे, उसी की वजह से ये जो आर्मेंट रेस है वो बढ़ गया। ओके, अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट एटम बॉम्ब गिरा के हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा के उसने प्रूव किया कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओके, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद जो यूनाइट सोवियत यूनियन था, रशिया था, उसने भी एटम बॉम्ब का न्यूक्लियर टेस्ट का न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया, उसका टेस्ट कंडक्ट किया। ओके, सो उसने उसने भी स्थापित, उसने भी ऐसे उसने भी प्रूव कर दिया। ओके, उसे भी प्रूव किया कि अभी अकेला अमेरिका नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, अभी हमारे पास भी है। उसने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके प्रूव कर दिया। ओके, सो नाउ वी विल सी क्यूबन क्राइसिस। अभी हम क्यूबन क्राइसिस देखेंगे कि क्यूबन क्राइसिस एग्जैक्टली था क्या। राइट, अमेरिका डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड ऑफ द कम्युनिस्ट क्यूबा। जो अमेरिका था उसने ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आप अमेरिका देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा कंट्री है क्यूबा। क्यूबा फॉलो करता था, क्यूबा जो था वो सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म को फॉलो करता था। ओके, बिल्कुल अमेरिका के पास है बट फॉलो किसको करता था, रशिया को फॉलो करता था। राइट, सो उसने ब्लॉकेड खड़ा कर दिया अमेरिका ने। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डॉटेड लाइन है, वहाँ पे उसने अपने अमेरिका ने अपना आर्मी को भेज के यहाँ पे ब्लॉकेड कर दिया। जब ब्लॉकेड कर दिया तो रशिया ने भी क्या किया, यहाँ पे अपनी पावर्स को अपने न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर जो वेपन्स थे वो खड़े कर दिए कि अभी हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ओके, सो क्यूबा, रशिया ने क्या किया कि क्यूबा के पॉसिबल अटैक से बचाने के लिए उसने अपनी मिसाइल्स को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरिबियन सी के अंदर अंदर खड़ी कर दी। राइट, सो बोथ पावर, दोनों पावर एक दूसरे को थ्रेटन कर रही थी कि हम न्यूक्लियर पावर यूज करेंगे। सी हियर, यहाँ पे आपको जो देख रहा है ना रेड, ये वाला रेड। ओके, तो वो क्या था कि अगर क्यूबन का, सॉरी, क्यूबन के अंदर रशिया ने जो मिसाइल्स अंदर रखी थी, वो अगर फटती तो इतनी सारी रेंज में फटती और आधा अमेरिका, ओके, आधे से ऊपर अमेरिका पूरा उसके इफेक्ट में आ जाता। राइट, सो यहाँ से अमेरिका बोल रहा था कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, रशिया को बर्बाद कर देंगे, और रशिया बोल रहा था कि हमारी वेपन्स आपके ऊपर आएगी तो आपको बर्बाद कर देंगी। ओके, दोनों पावर ऐसे एक दूसरे की थ्रेटन कर रही थी कि अभी हम न्यूक्लियर पावर यूज करेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। लीडर ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के फिर क्या हुआ कि अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम हॉटलाइन पे बात की, फर्स्ट टाइम हॉटलाइन पे बात की लीडर्स ने। एंड ये जो वॉर होने वाला था उनको इनको डिक्लेयर किया अभी उनको विड्रॉ डिक्लेयर किया। ओके, विड्रॉ कर दिया। राइट, जो क्योंकि लीडर्स को पता था कि एक तरीके से लोगों को मार के, लोगों को जो निर्दोष लोग हैं उनको मार के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सो उन्होंने विड्रॉ कर दिया ये वाला अटैक। ओके, सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स शिप। सोवियत यूनियन ने उसके शिप वापस ले लिए एंड अमेरिका ने भी न्यूक्लियर मिसाइल को
मिसाइल से अटैक करने का विड्रॉ कर दिया, राइट। सो क्यूबन क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या हुआ? अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट किया कि अभी हम न्यूक्लियर जो प्रोडक्शन है, उसका एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। मतलब कुछ लिमिट से करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ओके। एक तरीके से उनके बीच एग्रीमेंट हुआ। ये जो एग्रीमेंट था, वो जाना गया पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ओके। उसी को बोला गया पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। फ्रांस एंड जो चाइना था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से। फ्रांस एंड चाइना ने उसको साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हम इस ट्रीटी के अंदर नहीं जुड़ेंगे। एंड चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में कंडक्ट किया, ओके। फिर चाइना ने भी प्रूव किया कि हम भाई, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। नॉट ओनली अमेरिका एंड रशिया के पास ही नहीं, हमारे पास भी है न्यूक्लियर पावर। एक्सेप्ट चाइना, चाइना के अलावा जो सारी कंट्रीज थी, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, ओके, फ्रांस, वो सारी कंट्रीज थी, वो यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में थी, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर भी रखती थी, ओके। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का ही प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट क्या हुआ कि सुपर पावर्स ने केमिकल पावर्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स भी उन्होंने डेवलप कर लिए, राइट। अभी आप बोलोगे केमिकल पावर क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स क्या है, तो बता दूं आपको कि केमिकल पावर्स एक तरीके से गैसेस को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो केमिकल्स, जो गैसेस से, जहरीले गैस होते हैं, वो लोगों के सांस में आके उनको अफेक्ट करते थे। या तो फिर वो मर जाए, या फिर उनको जो परमानेंट बेस पे उनके दिमाग पे या किसी बॉडी के किसी पार्ट पे उनको अफेक्ट करेंगे, वो उसी को बोला गया केमिकल वेपन, यानी कि उनके गैसेस से भरे, जहरीले गैसेस वाले वेपन्स, ओके। एंड बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है कि एक तरीके से जो वायरस होते हैं, वायरस, फंगस, वो सारे छोड़ दिए जाते हैं किसी और कंट्री पे, जिससे कि उनका जो कंट्रीज है, उनका मटेरियल वेल्थ जो है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। मतलब कि हमारे चलो एक इंसान हो गया, ओके। उसके पास क्या है? घर है, उसका खुद का घर है, देन उसकी एक फैक्ट्री है, ओके। फिर उसके पास एक गाड़ी है, वो सारा उसका क्या हो गया? मटेरियलिस्टिक वेल्थ हो गया। ये सारी जो चीज़ें है, वो उसकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ हो गए। प्लस उसकी वाइफ के पास कुछ गहने हो गए, वो सारा चीज़ है, वो उसकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ हो गई। तो वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ को कुछ नहीं असर करेगी। ये जो केमिकल वेपन है एंड बायोलॉजिकल वेपन है, वो उसकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ को कुछ असर नहीं करेगी, सिर्फ ये इंसान के ऊपर असर करेगी, राइट। केमिकल वेपन से उसका जहरीला गैस उनकी उसकी सांस में आने से वो इंसान मर जाएगा, और उसकी जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, ओके। बायोलॉजिकल वेपन्स की से क्या होगा कि उसके अंदर वायरस घुस जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से, मतलब रोगों से पीड़ित होगा, और वो फिर मर जाएगा, और उसकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ वैसी ही पड़ी रहेगी। उसके पास जो गहने हैं, उसके पास जो फैक्ट्री है, उसके पास जो खेत है, उसका जो भी घर है, उसकी गाड़ी है, वो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहेगी। बट क्या होगा कि इंसान मर जाएगा, ओके। तो ये होता है केमिकल वेपन एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, ओके। आई होप कि आप समझ गए होंगे, राइट। सो सॉरी। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वेल्थ को असर किए बिना केमिकल वेपन एंड बायोलॉजिकल वेपन उसको पीपल को डैमेज करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल को किल कर देते हैं, मार देते हैं, ओके। ये बहुत ही हजार्डस है। केमिकल वेपन एंड बायोलॉजिकल वेपन बहुत ही
बुरा होता है। ओके, जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो तो पूरी की पूरी मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी उड़ा देंगे। जैसे आपने देखा, जापान की फ़ोटोज़ देखे थे, मैंने बताया था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा तब क्या हुआ था उनकी हालत। ओके, बट जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन है वो तो पूरे लोगों को ही मार डालेगी, बट मटेरियलिस्टिक वेल्थ वैसे ही रहेंगी। ओके, people die miserably while suffering from various diseases. Okay, during the decade कोल्ड वॉर एंडेड ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनल पॉलिटिक्स। अभी इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा एंड ये कोल्ड वॉर स्टॉप हो गया, एंड हो गया। ओके, इंडिया इंडिया अभी उस वक्त इंडिया कौन से स्टेटस पे था, इंडिया किसको सपोर्ट करता था? तो इंडिया ऑलवेज वेलकम्ड दिस ट्रिटी। जो न्यूक्लियर पार्टियल न्यूक्लियर बैन ट्रिटी थी उसको वेलकम तो करता था, बट इट इज़ ऑलवेज सपोर्टर ऑफ डिसआर्ममेंट। वो डिसआर्ममेंट को सपोर्ट करता था कि आर्मेंट्स होना ही नहीं चाहिए। ओके, वो मानता था कि चलो ये पार्टियल बैन ट्रिटी है वो ठीक है, अच्छी है, बट ये पार्टियल नहीं होना चाहिए, फुल्ली बैंड होना चाहिए, डिसआर्ममेंट होना चाहिए, ना कि पार्टियल बैन बैन होना चाहिए। ओके, सो द वर्ल्ड विल बी ऑलवेज इन डेंजर। वर्ल्ड हमेशा, देखो ये लास्ट वाला सेंटेंस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी हियर, द वर्ल्ड विल बी ऑलवेज इन डेंजर, हमेशा डेंजर में रहेगी अंटिल डिसआर्ममेंट ऑफ लेथल वेपन इज नॉट डन। अगर ये जो लेथल वेपन्स है उनका डिसआर्ममेंट नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर दिया गया ये आर्मेंट्स का, तब तक ये दुनिया हमेशा डेंजर में ही रहेगी। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट वन। ये जो स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6 है उसका पार्ट वन है। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे देन आई विल मेक अनदर पार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।